जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज मैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान में लेकर आया हूँ रक्त से संबंधित कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आप रक्त से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो रक्त का पीएच मान हो, रक्त की वाहिकाओं से संबंधित हो, या फिर रक्त में पाए जाने वाले चाहे वो आयरन हो या फिर उसके अंदर जो भी मटेरियल्स पाए जाते हैं उनकी कितनी परसेंटेज होती है, वाटर कितना परसेंटेज होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आगे जितने भी पेपर होंगे उन सब में कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इन प्रश्नों को करिए, खुद से ट्राई करिए, और नहीं आता है तो इसकी वीडियो की पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी। आप मुझे एक फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर करें, यहीं पर आपको वीडियो की पीडीएफ और लिंक मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच होता है। बिल्कुल आपको पता होगा कि पीएच मान जो होता है वो 0 से लेकर के यहाँ पर 1 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है, 14 तक में जो बीच वाला होता है वो 7 होता है, और 7 जिसका पीएच होता है वो होता है न्यूट्रल, पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है। यानी कि 7 जिसका पीएच होगा वो ना तो एसिड होगा और ना ही बेस होगा। 7 से जो ज्यादा होते हैं वो बेसिक होते हैं, यानी कि क्षार होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, वो बेसिक होते हैं यानी कि क्षार होते हैं। 7 से जिनका पीएच कम होता है वो होते हैं अम्ल, यानी कि वो होते हैं क्या, एसिड। तो हमारा ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है वो थोड़ी सी क्षारीय होती है। ठीक है, लेकिन अगर पूरी बॉडी की देखा जाए तो पूरी बॉडी का जो हमारा पीएच होता है ना वो 6.5 से लेकर के 7.5 तक रहता है। ठीक है, ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारी बॉडी कभी कभी एसिडिक और कभी कभी बेसिक होती रहती है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो एसिड का रिलीज होता है जिसकी वजह से एसिडिक हो जाती है, और जब खाना का डाइजेशन हो जाता है तो बेसिक हो जाती है, क्योंकि दोनों ही टाइप के मटेरियल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, जिसे पूछा गया, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। बिल्कुल, रुधिर बैंक यानी कि जो भी ब्लड जहां से बना और वो बन करके जहां पर जाता है एट द एंड, आखिरी में वो कहीं ना कहीं तो जाता ही है, उसे ही हम रुधिर बैंक बोलेंगे। तो हमारा जो ब्लड फेफड़ों से सप्लाई होता है, फेफड़ों में जाता है तो उसको ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ पर हृदय में जाता है तो वहां से उसको पंप किया जाता है। यकृत में ब्लड का वैसा कुछ काम ज्यादा होता नहीं है, तो फाइनली जो तिल्ली होती है वहां पर बैंक रुधिर जो होता है वहां पे जाकर रुकता है। कुछ रुधिर का ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान भी तिल्ली को बोला जाता है, क्योंकि रुधिर ब्लड जो होती है वो यहीं पर जाकर डेथ कर जाती है। ठीक है, ब्लड के जो अणु होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता है ना। तो रक्त प्लाज्मा की अगर बात करें तो यहाँ पर पानी का जो परसेंटेज है वो 91 से 92% तक है। तो ये याद रखिएगा कि आपके ब्लड के प्लाज्मा में, जो कि पूरे ब्लड का 50% होता है प्लाज्मा, और उसमें 91 से 92% तक वाटर होता है। आगे है प्रश्न जिसे पूछा गया, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी। बिल्कुल, रक्त जो हमारा मेनली देखा जाए तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन जनरली जो आरबीसी होता है उसमें पाया जाता है क्या, आयरन। ठीक है, आयरन जो होता है यानी कि लोहा हमारे रक्त में पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में यह हेल्प करता है। चलिए आगे प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। बिल्कुल, रक्त का शुद्धिकरण यानी कि रक्त को शुद्ध कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो शुद्धिकरण जो है वो फेफड़ों में, यकृत और किडनी, इन सभी जगहों पे किया जाता है रक्त का शुद्धिकरण। चलिए आगे है प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन सही है। क्या शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, और शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो बिल्कुल आपका आंसर जो होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर में ही किडनी के माध्यम से ही सारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। यहाँ पर वो ज्यादातर रक्त का शुद्धिकरण यही हो जाता है, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हमारे ब्लड में हो गए, चाहे यूरिया हो गया या यूरिक एसिड हो गया, इन सब का निष्कासन किडनी करता है, और बाद में वो हमारे यूरिन में मिलाकर उसे बाहर की तरफ रिलीज कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखो, खून को शुद्धिकरण पर कभी कभी क्या होता है ना कि पर्सन जब बीमार हो जाता है या किसी को डायबिटीज जैसी समस्या होती है
तो ऐसे व्यक्ति को शुद्धिकरण की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, शुद्धिकरण शब्द, वाह, शुद्धिकरण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो आश्रम मूवी वाला नहीं, ठीक है। तो शुद्धिकरण की जरूरत पड़ती है। शुद्धिकरण जो होती है वो डायलिसिस प्रक्रिया कहलाती है। आपको याद रखना है, डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है कि व्यक्ति को डायलिसिस पे स्ट्रेचर पे रखा जाता है, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन कराया जाता है और सारे ब्लड बॉडी का सर्कुलेट होता रहता है और उसे शुद्ध किया जाता रहता है। ठीक है, चलिए, बहुत पैसा लगता है उसमें। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग भिन्न निम्न में से किसके कारण होता है? बिल्कुल, तो रक्त का लाल रंग जैसे कि पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है, वैसे मनुष्य में लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, लोहा होता है, जिसकी वजह से वो लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है और आपको भी इस प्रश्न के ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं का नाश करना, रक्त अल्पता का निवारण करना या लौह का उपयोजन। तो देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन जो होता है वो आता है, वहां से ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और फाइनली जब वो हमारे दूसरे पार्ट्स में जाता है, हमारी नसों में जाता है, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेकर के आना होता है वापस। तो ऐसे में वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और दोबारा से हमारे फेफड़ों के पास जाकर के बाहर उसको हवा को बाहर रिलीज कर देता है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी काफी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है हीमोग्लोबिन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 10 अब तक करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, काफी अच्छे लग रहे होंगे डेफिनेटली। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली अभी कभी आप कर दीजिए। एट द एंड वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? बिल्कुल, हीमोग्लोबिन किसका घटक है? तो देखो, हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का ही घटक है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल या कॉर्पल्स में ही पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों में से हृदय ले जाती हैं? बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत बार पूछा गया है कि हमारी जो फेफड़े हैं, अब फेफड़े हमारी कैसी होती है आप बताइए। फेफड़े जो होती है मेरे ख्याल से कुछ इस तरीके से होती है। चलो कैसा भी बना लेता हूँ, ठीक है, मुझे ज्यादा अच्छे से बनाना नहीं आ रहा। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा फेफड़ा हो गया और ये हमारी हार्ट तो अच्छे से बना सकता हूँ मैं। हार्ट तो कोई बना लेगा, बहुत ही अच्छे से बना सकता है, लेकिन फिर भी ये भी बहुत अच्छा नहीं बन रहा मेरा हार्ट। ओहो, तो ये भाई हमारा हार्ट। हार्ट से फेफड़ों में देखो ब्लड जाता है। हमारा ब्लड जो होता है पहले हार्ट में आता है, चाहे वो प्योर हो चाहे इम्प्योर हो। अगर वो इम्प्योर ब्लड तो पहले इसमें आएगा, यहाँ से जाएगा फेफड़ों में, प्योर होगा, फिर इसको यहाँ पे भेजेगा प्योर ब्लड को और दोबारा से ये पंप कर देगा। ठीक है, तो ऐसे टू वे यहाँ पर फेफड़े में हमारी हृदय में हमारा ब्लड जाता रहता है। तो पूछा गया कि रक्त वाहिकाएं साफ रक्त की बात की है। देखो, हमारी पूरी बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी में दो तरह की वाहिकाएं पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है धमनी, ठीक है, यहाँ लिखा है, ये तो पाई जाती है धमनी, और दूसरी पाई जाती है सीरा। सीरा जो होती है वो हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में जो आप हरी हरी नसें देखते हैं वो सीरा होती है, जबकि धमनी जो होती है वो काफी डीप होती है। अगर आप इसे देखो, कभी कभी डॉक्टर जो होता है आपकी कलाई को पकड़ता है तो वहां से चेक करता है आपका पल्स रेट। तो धमनी जो होती है वहां पर थोड़ी सी ऊपर होती है, वहां से पता चल जाता है। तो धमनी का कार्य होता है शुद्ध रक्त को पूरी बॉडी में ले जाना। हृदय से शुद्ध रक्त को पूरी बॉडी में ले जाना किसका काम होता है? धमनी का। और पूरी बॉडी से जो भी अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है उसको हृदय तक ले आने का काम करती है शिरा। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा कहानी उल्टा होती है। अब फेफड़े के बाद अगर शुद्ध रक्त को ले जाना है हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाना है फेफड़े के पास, तो फुफ्फुस सीरा जो है ना वो लेकर के जाएगा यहाँ पर उल्टा। अभी तक तो सीरा जो था वो इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा था, अशुद्ध रक्त को कैरी कर रहा था, लेकिन जब हृदय से फेफड़े तक ले जाना था तो फुफ्फुस सीरा इस कार्य को करती है। वहीं वहां से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले आने का जो कार्य करती है वो फुफ्फुस धमनी करती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? बिल्कुल, तो रक्त द्वारा ऑक्सीजन किसकी सहायता से ले जाया जाता है इसे आपको बताना है। तो लोहित कोशिकाएं होती हैं जिसमें आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? बिल्कुल, देखो रक्त जब बहने लगता है तो आपके ऊपर अगर स्किन पे लगा है तो रक्त तुरंत सूखने लगता है और वो जम जाता है। लेकिन हमारे बॉडी में रक्त हमेशा चलता रहता है, वो सूखता नहीं है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखो हमारे बॉडी में हेपारिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो हमारे बॉडी में रक्त को जमने से बचाता है। वहीं विटामिन के जो होता है वो थक्का जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में, कि खून को थक्का जमने में ये सहायता करता है, जबकि ये थक्का जमने से बचाता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, अभी बताया था मैंने, मानव शरीर का जो रक्त बैंक होता है वो प्लीहा कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके कारण एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनाने का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है? तो लिम्फोसाइट के होता है। डब्ल्यूबीसी जो होती है इसमें सहायक करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? बिल्कुल, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एरिथ्रोसाइटस बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइटस। वही ल्यूकोसाइटस जो होता है वो डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? बिल्कुल, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है हमारे बॉडी में? देखो हमारे बॉडी में खून बढ़े ना, बढ़िया से खाना खाओ, फल फ्रूट खाओ तो खून बढ़ेगा। खून बढ़ेगा, खून बढ़ेगा कैसे? कौन बनाएगा खून? तो हमारे बॉडी में खून बनाने का जो कार्य करती है हमारी अस्थि मज्जा, हमारी जो बैकबोन है ना, बैक साइड में जो हमारी अस्थि मज्जा है, वहां पर हमारा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को बनाई जाती हैं और हमारे बॉडी में खून बनता रहता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहाँ पे है, यानी कि आरबीसी ने अगर जन्म ली है तो मरना जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है वो मरता भी है। आरबीसी का भी जन्म हुआ था कहाँ से? तो यहाँ पे अस्थि मज्जा से। अब ये आरबीसी मरेगा, कहाँ पर जाकर मरेगा? तो जो प्लीहा होती है ना वहां पर जाकर मर जाती है। लेकिन इसके बीच में टाइम कितना लगता है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा जीवन काल जो होता है लाल रक्तकोशिकाओं का वो 120 दिन का होता है कंप्लीटली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट लगे होंगे और डेफिनेटली आपको लगे हैं। अब मैं ऐसा गेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, काफी आसान क्वेश्चंस हैं बट इंपॉर्टेंट है, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू दिस फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।